स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। ओके, तो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल नंबर 34 देख रहे थे उसको वापस से देखते हैं। आंसर नहीं, देखो हो क्या रहा है ना, जो उसमें हम उसको कंडीशनल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, वो है ना सक्सेसिव इवेंट की तरह देखना चाहिए उसको। ऐसा ही क्वेश्चन एक मॉड्यूल बन जाएगा। देखो हो क्या रहा है ना, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेटिव रूल की तरह जा रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या देखते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम लिखे हो ना सब, हम सिर्फ सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें जो है क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो तो। हाँ हाँ, सक्सेसिवली वर्ड का मतलब वन आफ्टर अनदर, है ना, इन सक्सेशन, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। ठीक है, लेट Q1 be the event of drawing first card as queen, Q2 be the event drawing second card as queen, K3 as king, probability of Q1 Q2 K3 equal to question mark। देखो ये जो लिखा हूं इसका मतलब यह तो है ही प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 इंटरसेक्शन Q2 इंटरसेक्शन K3। इसका एक और इनहेरेंट मीनिंग है, वो क्या? वो ये कि ये सक्सेशन में हो रहा है। सक्सेशन में होने का मतलब ये हो रहा है, तब ये हो रहा है और तब ये हो रहा है, ठीक है, ये इसका इनहेरेंट मीनिंग भी है। अब देखो हम तो वी नो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, हम मल्टीप्लिकेशन रूल से जानते हैं कि P ऑफ Q1 Q2 और K3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 बाय Q1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 बाय Q1 Q2। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि ये तीनों जो मतलब इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं, तो पहला इवेंट का होना, उसके बाद दूसरे इवेंट का होना जब Q1 ऑलरेडी अकर हो चुका है ना। वैसे भी हम पढ़ते क्या है, Q2 गिवन Q1, और इसको क्या पढ़ते हैं, K3 गिवन Q1 एंड Q2। तो इस प्रकार से सक्सेशन में हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 क्या होगा? यस, ड्रॉइंग, है ना, ड्रॉइंग 4 क्वीन, 1 क्वीन फ्रॉम 4, है ना, ड्रॉइंग 1 क्वीन फ्रॉम 4, यानी कि 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1, यानी कि 4/52 इक्वल टू 1/13,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 बाय Q1। अब देखो यहां पे हम ना वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल है वो नहीं लगाएंगे। कारण क्या है कि Q2 और Q1 जो हो रहा है ना वह इस प्रकार से हो रहा है कि इंडिपेंडेंटली हो रहा है। सेकेंड क्वीन को कंडीशन हम लिखते हैं इस तरह से, पर जनरली हम Q2 के बारे में ही चर्चा करेंगे। और क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट बच गए, 51 बच गए। तो 51 में से एक कार्ड चुनना और बचे हुए 3 कार्ड में से एक कार्ड चुनना, ये एक्चुअली में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2 ही है। 51 सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 में से एक कार्ड चुनना डिवाइडेड बाय 51 में से एक कार्ड चुनना, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 51 इक्वल टू 1/17। मैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में यह बताया हूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट सेम सैंपल स्पेस से भी हो सकते हैं और अलग अलग सैंपल स्पेस से भी हो सकते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ K3 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, यहां भी अब हमारे पास 2 कार्ड निकल चुके हैं, 2 कार्ड निकल चुके हैं, तो एक कार्ड चुनना है K3, थर्ड कार्ड चुनना है। तो यहां पर हमारे पास 4 किंग बचे हुए हैं, 4 किंग में से एक किंग चुनना है या बचे हुए 50 कार्ड में से एक कार्ड चुनना है। तो जो कि होगा 4 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 25। समझे, क्योंकि ये तीनों इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं पर एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट सैंपल पॉइंट को छोड़ के। और वो भी क्यों, क्योंकि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं उसको हम वापस से उसमें रख नहीं रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं उसको बाहर ही रख रहे हैं। अगर उसको वापस से रिप्लेस करते तो सैंपल पॉइंट रिफ्रेश हो जाता, सैंपल पॉइंट वापस से उतना ही हो जाता। तो हम इसको इफेक्ट सिर्फ इससे कर रहे हैं, किससे, सैंपल पॉइंट से, कितना सैंपल पॉइंट हम ले रहे हैं। बाकी ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अकर हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम जब ये लिख रहे हैं तो हम ये नहीं लिख सकते हैं जैसे कि Q2 बाय Q1 है तो Q1 इंटरसेक्शन Q2 डिवाइडेड बाय Q1, जो कि हम लास्ट क्लास में लिख रहे थे, यही गलती हो रहा था, इसी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए कि सैंपल पॉइंट को छोड़ के हमें जो कार्ड है उसमें कोई एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हम बाहर निकाल चुके हैं उसको हम वापस रख नहीं रहे हैं। जो वापस रख नहीं रहे हैं तो उसको वो इफेक्ट ही नहीं करेगा। जो कार्ड हम बाहर निकाल दिए हैं अब वो सैंपल पॉइंट का हिस्सा नहीं है, तो क्या उसको इन्फ्लुएंस करने जाएगा, नहीं करने जाएगा, तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया। समझ गए ना। इसीलिए यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 Q2 K3 जो है वह होगा 1/13 इंटू 1/17 इंटू 2/25, जो कि आ रहा है 55-25। इतना ही आंसर है ना। अब एक इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में नहीं, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है पर उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में नहीं दिया है। यह नहीं बताया है कि जो हम सक्सेशन में जो कार्ड को वापस से नहीं रख रहे हैं तो वो उसको इंडिपेंडेंट बना रहा है, इसलिए इस प्रकार से उसको लिखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर वे में इस तरह से समझो, ये होता है सही तरीका। नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना, सिंस द कार्ड इज नॉट बीइंग रिप्लेस्ड दे आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ऑलरेडी अकर्ड इवेंट। इसीलिए ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे और इसलिए वे इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 35।
आफ्टर डूइंग दिस प्रॉब्लम ये करो, ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट और सेम टाइप का है, एक्सेप्ट कि इसमें बस 2 इवेंट हैं। इसके नीचे ना, उसको उतारने से पहले इसके नीचे एक नोट में लिखा दूंगा, ठीक है, अपने तरफ से, इसको नोट करो। नहीं है, सुनो लेकिन लिखो। सिंस द कार्ड इज ड्रॉन सक्सेसिवली, since the card is drawn successively, since the card is drawn successively, इसके नोट में लिखा रहे हैं, without replacement, without replacement, the 3 event will be independent of each other. The 3 event will be independent of each other. Due to ऊपर लिख दो, माथे पे लिख दो उसको। Due to distinctively different sample points, distinctively different sample points, as well as the event points, as well as the event points. अब तो क्लियर हुआ ना, सैंपल पॉइंट भी चेंज हो रहा है और इवेंट पॉइंट भी चेंज हो रहा है। अब दोनों चेंज होगा तो इवेंट कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ independent events, but here only 2 events occur, so you should be able to get the answer fast. Try. Just like the previous problem, इसमें भी क्या होगा? 8 white and 4 red balls हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं बॉल्स? टोटल नंबर ऑफ balls equal to 8 plus 4 equal to 12. अब देखो, one after another without replacement, ठीक है, drawn one after another without replacement, just like the previous problem. तो total number of balls कितने हुए? 12. What is the problem? Both drawn balls are white. पहला बॉल भी व्हाइट हो और दूसरा बॉल भी व्हाइट हो, तो W1 W2 हमको ये निकालना है, ठीक है। W1 इवेंट ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट व्हाइट बॉल, और W2 क्या हुआ? इवेंट ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड व्हाइट बॉल। तो P ऑफ W1 W2 क्या हुआ? P ऑफ W1 इंटू P ऑफ W2 बाय W1। तो P ऑफ W1 कितना हुआ? कितने व्हाइट बॉल हैं? 8 व्हाइट, 8 डिवाइडेड बाय 12, और उसके बाद कितने बचेंगे? 8 में से भी एक घट जाएगा और 12 में से भी एक घट जाएगा, तो ये बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 3,
सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 7 बाय 11 इक्वल टू 14 बाय 33। समझे? विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो ऐसे ही बनेगा। अब तो समझ में आ गया होगा। इजी इजी। इजी, वेरी इजी। Now we move to the next topic. The topic name is TPT, Total Probability Theorem. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देखो बताओ क्या है, क्या समझ में आ रहा है, क्या बना है? क्या बता रहे? कहाँ का झंडा है? देखो हमारे पास n इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स का क्या नेचर है? एक सैंपल स्पेस है, ये तो पता होगा, ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, इस सैंपल स्पेस में हमारे पास n इवेंट्स हैं। इन n इवेंट्स का क्या नेचर है? ये सब डिसजॉइंट है, ठीक है, और साथ ही एग्जॉस्टिव भी हैं। डिसजॉइंट का क्या मतलब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि कोई भी है सो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ क्या है? एग्जॉस्टिव है, यानी कि सब कंप्लीट करके क्या बना रहा है? सैंपल स्पेस भी बना रहा है। ये डॉट 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 लिखने का मतलब n इवेंट्स हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इन सारे इवेंट जो अकर हो रहे हैं, इसमें हमारा एक स्पेशल इवेंट है। ठीक है, एक स्पेशल इवेंट ये एक स्पेशल इवेंट है, इसका नाम ई है ना? तो ये इवेंट सबके साथ रिलेट कर रहा है अपने आप को, ये E1 के साथ भी, E2 के साथ भी, एंड सो ऑन En के साथ भी अपने आप को रिलेट कर रहा है। ये सारे इवेंट हो रहे हैं, ये सारे इवेंट बैकग्राउंड में हो रहे हैं या कि अर्लियर हो रहे हैं, और ई जो है वो प्रायर इवेंट है। ठीक है, ई क्या है? प्रायर इवेंट का मतलब जनरली ऐसे, मैं ऐसे कहूंगा, प्रायर इवेंट ये समझना जिससे हमारा कंसर्न है, जिससे जो हमको पूछा जा रहा है और जो फ्रंट में हो रहा है। अब फ्रंट में कहने का मतलब ये नहीं समझना कि पहले हो चुका है। फ्रंट में कहने का मतलब जो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे सामने है। फ्रंट कहने का मतलब ये हुआ, प्रायर इवेंट कहने का मतलब ये हुआ। और सब्सिक्वेंट कहने का मतलब वो इवेंट जो पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे E1 से लेके En तक इवेंट हैं, वे सब के कैसे इवेंट हैं? वे सब कंडीशनल इवेंट हो सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट हो सकते हैं। और ई क्या है? हमारा प्रायर इवेंट है, जो फ्रंट में हो रहा है, जो जिससे हमारा मतलब है। ठीक है, तो ये ई जो है, E1 E2 E3 इस प्रकार से किसी भी इवेंट के साथ कंडीशन में आ सकता है। इवेंट के ई के होने की कंडीशन E1 में भी हो सकती है, ई के होने की कंडीशन E2 के लिए भी हो सकती है, ई के होने की कंडीशन E3 के लिए भी हो सकती है ना? तो हम ई के लिए E डिवाइडेड बाई E1, E डिवाइडेड बाई E2, E डिवाइडेड बाई E3 कुछ भी लिख सकते हैं।
क्योंकि ई जो है वो किसी के साथ कंडीशन में हो सकता है। ई फ्रंट में हो रहा है, ई प्रायर इवेंट है, और ई किसी के साथ भी कंडीशन रख सकता है। तो ऐसे केसेस में जब ई किसी के साथ रख सकता है रिलेशन, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अनुसार, है ना, जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय ई आई, कोई ith नाम का इवेंट है। ई आई क्यों? क्योंकि आई जहां पर 1 से लेके n तक कोई भी प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से जब हम इसको देखते हैं तो वह वैल्यू जो होता है, ठीक है, ये नहीं, वो ई इवेंट के होने का किसी के साथ भी कंडीशन रख सकता है। तो वह ई इवेंट जो होगा हमारा, वह इन सारे इवेंट के, मतलब इवेंट और इवेंट के कंडीशन के प्रोडक्ट में हो सकता है। जैसे कि ये होगा E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये होगा E बाई E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय E2 एंड सो ऑन। कहां तक? प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइडेड बाय En, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि देखो E1 और E1 के साथ ये कंडीशन लगा रहा है ना, ध्यान दो ध्यान दो। देखो देखो, अब देखो, वापस से समझो। मैं क्या बता रहा था कि ये एक सैंपल स्पेस है, इसमें n नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और ये n नंबर ऑफ इवेंट्स जो है सो कहाँ हो रहे? बैकग्राउंड में हो रहे हैं, है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट हैं जो कि फ्रंट में नहीं है, वो पोस्टोरियर हैं, ठीक है, जो कंडीशन के रूप में आ सकते हैं। ई एक इवेंट है जो प्रायर इवेंट है, जो फ्रंट में हो रहा है। तो हमको ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी जानना है, तो कैसे जानेंगे? हमको यह पता है कि ई इवेंट सारे इवेंट के साथ कुछ जो है सो सैंपल पॉइंट कॉमन रखता है। ई इवेंट सारे इवेंट के साथ कुछ सैंपल पॉइंट कॉमन रखता है। तो ऐसे केस में इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ई जो है सो E1 के साथ रख रहा है, ई E2 के साथ है, ये E3 के साथ है, E4 के साथ है, E5 के साथ है, इस प्रकार से सबके साथ है। तो E1 ई का प्रोबेबिलिटी जानेंगे तो हमको ये इस रीजन का सैंपल पॉइंट, इसके लिए प्रोबेबिलिटी, और जो कंडीशन के साथ अकर हो रहा है ना, E1 के साथ जो E1 जो E के साथ कंडीशन हो रहा है ना, वो प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, E2 का प्रोबेबिलिटी, और E2 जब बैकग्राउंड में हो रहा है उस समय E का प्रोबेबिलिटी, E3 का, और फिर E3 जब E के बैकग्राउंड में हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से सारे जो इस प्रकार से प्रोडक्ट होंगे, इनका जो समेशन होगा वही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देगा, ठीक है। जो फ्रंट में हो रहा प्रोबेबिलिटी, उसका हमको अगर जानना है ना, कितना प्रोबेबिलिटी है, तो हमको जितने भी इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, और वो एज ए कंडीशन हो, ई के कंडीशन में, ई के होने में जब यह कंडीशन बन जाता है तो वो प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। ऐसे में हम उनके प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमारे उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का जो समेशन होगा वही हमारा वो पार्टिकुलर इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे पाएगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करो, तब हम इसमें दिखाते हैं। इसमें एक और जोड़ लेना, क्योंकि यह पता चल जाएगा कि हमारा
E3 into probability of E divided by E3. Let E1, E2, E3, En mutual. कह रहे हो? ओके। ये सिंबल का क्या मतलब हुआ? यूनियन। तो इस प्रकार से लिखने का क्या मतलब हुआ?
हाँ, यूनियन है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू En, उतना तो लिखेंगे नहीं, इसलिए उसको हम आगे करके लिखें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक में। अब देखो, मैं एक चीज बताता हूं, यदि हमको ये जानना होता तो हम इसको क्या करते, नीचे भेज देते, है ना, तो वो एक अलग थ्योरम बन जाएगा, इसको कहेंगे बायस थ्योरम। ध्यान देना, जो मैं ग्रीन से डिनोट किया हूं वो कैसा इवेंट है। जब मैं इस पर फोकस करूंगा, इस इवेंट पे, ये ith इवेंट पे फोकस करूंगा, तो वो कैसा इवेंट होगा, प्रायर का उल्टा। ith इवेंट मतलब क्या, ith इवेंट मतलब कोई 1 से लेके n तक में कोई सा भी, तो वो उसको कहेंगे पोस्टीरियर इवेंट। ठीक है, पोस्टीरियर, जस्ट लास्ट क्लास में बताए थे ना, प्रायर एंड पोस्टीरियर, ये इसका मतलब हुआ। कभी भी कंडीशनल इवेंट्स होते हैं तो इसी प्रकार से होते हैं, एक उसमें फ्रंट रहता है, एक उसमें बैक रहता है। जनरली जब ऐसे पूछा जाएगा तो तुमको ये जज करना होगा कि क्या पूछ रहा है। कंडीशनल इवेंट्स होंगे तो अभी जो पढ़े थे उसमें फ्रंट इवेंट के बारे में जनरली पूछा जाता था, बायस थ्योरम में पोस्टीरियर इवेंट के बारे में पूछा जाएगा।
ये आई लेस देन, दो बार लिख दिए, आई लेस देन इक्वल टू अरे आई 0 से लेके n के बीच में होगा ना, आई 1 से लेके ये हुआ इसका मतलब, हाँ 1 से लेके फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू n। क्वेश्चन नोट करो तब हम बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेन डायग्राम बनेगा इसका। देखो 3 ग्रुप हैं, ठीक है, 3 ग्रुप हैं, ए बी और सी, तीनों कंटेस्ट कर रहे हैं। व्हाट आर दे कंटेस्टिंग फॉर? टू गेट देयर पोजीशन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अब कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे, जो भी उस जगह पे पहुंचेंगे, वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ये ई इवेंट है, ये ई इवेंट है ना, यहाँ पे मैं लिखना चाहिए, समझे। तो ये ई इवेंट है जो कि प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, वह बता रहा है। अब हमें ई का प्रोबेबिलिटी जानना है, बताना है, सुनो सुनो सुनो, बताना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो किस प्रोबेबिलिटी से लॉन्च होगा, यह हमें बताना है। तो क्या यह टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जैसा है? बिल्कुल उसी पर है बैठा हुआ। तो पहले हम क्या मानेंगे, लेट ए बी एंड सी बी द इवेंट of the groups A, B and C respectively to get their positions on the board of directors, to get their positions on the board of directors. देखो उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो पहले हम यह भी लिख लेते हैं कि E एंड लेट E be the event of launching the new product. Launching the new product. हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है क्या? ए है 0.5, बी है 0.3। अब देखो हम कैसे समझेंगे कि ये एग्जॉस्टिव है, बताओ। यूनियन से, यहाँ पे यूनियन जैसा नहीं, प्रोबेबिलिटी का सम करो, ए बी सी के प्रोबेबिलिटी का सम करो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है? एग्जॉस्टिव है, ठीक है। जब 3 इवेंट हो और तीनों इवेंट इस प्रकार से कनेक्टेड हो कि इनके प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाए,
तो क्या समझोगे? द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो टीपीटी पूरी तरह से लागू है यहां पे। और भी क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है कि देखो, ए यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा किस प्रोबेबिलिटी से? 0.7 से। तो ये करेगा 0.7 से। जब बी बनेगा 0.6 से, और जब सी बनेगा तो 0.5 से। ठीक है, ये कब? जब ये इवेंट को लॉन्च करेंगे उस समय की बात। तो देखो, हमारा जो P ऑफ E होगा वो क्या होगा? फ्रॉम टीपीटी P ऑफ A इंटू, बताओ रिसु, बात नहीं। P ऑफ A इंटू P ऑफ E गिवन A, P ऑफ B इंटू P ऑफ E गिवन B, प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ E गिवन C। अब देखो, P ऑफ A कितना है? 0.5। P ऑफ E गिवन A कितना है? 0.7। P ऑफ B कितना है? 0.3। P ऑफ E गिवन B कितना है? 0.6। P ऑफ C है 0.2 और P ऑफ E गिवन C कितना है? 0. अब बताओ ये कितना हुआ? 0.35। ये कितना हुआ? 0.18 और ये 0.1। तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.63 इज द आंसर। ये समझे? तुम लोग समझे? फिर से बताएं। कहाँ बताएं? कहाँ पे बताओ यार, सुधांशु से स्पेसिफिकली कौन सा चीज नहीं समझे? अच्छा देख लो, फिर से देख लो तुम। पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, बात मत करना। सुनो, 3 ग्रुप है, ए बी और सी। ठीक है, ये तीनों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। कंटेस्ट का क्या मतलब? हाँ, इलेक्शन की तरह है ना, वोटिंग होगा, उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहुंचेंगे। 3 ग्रुप हैं, तीनों में से कोई एक ग्रुप पहुंचेगा। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच पाएंगे वो दिया हुआ है 0.5, 0.3 और 0.2। ठीक है, यहां तक पहुंचने से हमें यह समझ में आना चाहिए कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर पहुंचना ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव है। कैसे? क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा? 1। जब भी 3 प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, यह क्या बताता है? एग्जॉस्टिव है। गुड। अब देखो, अगर ए जीतता है तो वह नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.7 प्रोबेबिलिटी से। बी और सी के लिए यही बात जो है सो 0.6 और 0.5 दिया हुआ है कि अगर बी जीता तो 0.6 प्रोबेबिलिटी से नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, सी जीता तो 0.5 से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना उसको मैं ई से दिखाया हूं, ग्रीन कलर के सर्कल से दिखाया हूं, जो कि यह बताता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ए बी और सी जो कि बैकग्राउंड में हो रहे हैं, वह क्या बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बनेंगे? ए बन सकते हैं, बी बन सकते हैं या सी बन सकते हैं। तो इनका होना पोस्टीरियर इवेंट है। ये इवेंट का लॉन्च होना, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट का लॉन्च होना, प्रायर इवेंट है। ठीक है, तो इस प्रायर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो जो कि हम टीपीटी से निकाल सकते हैं। उसी को मैं लैंग्वेज में लिखा हूं। ए बी और सी वो इवेंट है। ए बी और सी अपने पोजीशन मान लो कि ऐसी प्रोबेबिलिटी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे। ई को लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट को बना दें, ये हमें दिया हुआ है, वो हमें पता है, तो हमें इस टीपीटी से यह निकल जाएगा। यहां देखो, नहीं, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन।
क्वेश्चन को पढ़ना होगा ध्यान से, तब हमें पता चल जाए। देखो, इफ द ग्रुप ए विंस, अगर ग्रुप ए जीतता है, ग्रुप ए जीतता है, दैट इज द कंडीशन। ओके, देन व्हाट इज द इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। अगर ए जीतता है तो ए क्या है? ए का जीतना क्या है? कंडीशन के रूप में बता रहा है क्वेश्चन, और फ्रंट में क्या दिखा रहा है? नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसको बता रहा है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो। ए जीतेगा, ए जीतेगा तब जाके नया प्रोडक्ट लॉन्च। प्रायर इवेंट क्या है? प्रोडक्ट लॉन्च होना। बी जीतेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। सी जीतेगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा ए के भी जीतने से, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा बी के भी जीतने से, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा सी के भी जीतने से। नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा ही होगा, दैट इज द प्रायर इवेंट। जो तीनों के कंडीशन में होगा ही होगा, दैट इज द प्रायर इवेंट। समझ गए? इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक इवेंट का होना है जब ए जीते, एक इवेंट का होना है जब बी जीते, एक इवेंट का होना है जब सी जीते। इस तरह से समझो। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 37। चलो, व्हाट इज बीइंग सेड इन दिस प्रॉब्लम? इसमें क्या कह रहा है? एक अर्न है, क्या है? टोकरी। टोकरी में क्या है? टोकरी है जिसमें दो व्हाइट बॉल हैं और दो ब्लैक। दो ब्लैक बॉल है। An urn contain 2 white and 2 black ball। ठीक है, अब देखो, हमें बॉल्स निकालने हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल रैंडम तरीके से निकाला गया है ना। अब देखो, 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल हैं, इसमें से एक बॉल निकाला गया। अब इस बॉल पे डिपेंड करेगा कि सैंपल पॉइंट क्या होगा। ये बॉल पे डिपेंड करेगा कि हमारा सैंपल पॉइंट क्या होगा। अगर ये बॉल व्हाइट निकला
तो क्या करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, बाहर रख देंगे। सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या घट जाएगा। तो हमारा उसके बाद अगर ये व्हाइट हुआ तो हमारा है सो 1 व्हाइट और 2 ब्लैक होगा। फिर से निकालें एक बॉल, वह क्या निकला, व्हाइट। अब क्या बचा, 0 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। ठीक है, अब 2 ब्लैक में से कोई भी बॉल निकालेंगे तो क्या होगा, ब्लैक ही होगा। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2 व्हाइट। देखो ऐसा प्रॉब्लम हो उसके लिए सब भूल जाओ, जो भी चीज पढ़े हो सब भूल जाओ, एकदम बेसिक तरीके से करो। हाँ, जो मेथड पढ़े हो। एक बॉल निकाले, क्या निकला, व्हाइट। ठीक है, क्या बचा, 1 व्हाइट और 2 ब्लैक। 1 बॉल निकाले, क्या बचा, ये निकला ब्लैक, ये निकला ब्लैक। अब क्या करेंगे बताओ, हाँ अब करेंगे क्या, इस केस में क्या करेंगे, ना ही इसको सिर्फ वापस रखेंगे, ना ही सिर्फ इसको वापस रखेंगे, उसके साथ एक और ब्लैक बॉल के साथ एक फ्री, एक बॉल तो वो ब्लैक बॉल तो रखेंगे ही, अलग से एक ब्लैक बॉल उसमें रख देंगे। तो ये क्या होगा तब, 1 व्हाइट 3 ब्लैक। ठीक है, अब इसमें से निकालेंगे तो एक व्हाइट भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या निकालना है, ब्लैक। थर्ड बॉल जो है हमारा ब्लैक चाहिए। ठीक है, यहां भी हम ब्लैक लिख रहे हैं। ये हुआ केस 2। केस 3, पहली बार हम व्हाइट निकाले थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली बार में क्या निकालेंगे, ब्लैक निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 ही तरह के कलर के बॉल हैं, तो हम या तो व्हाइट निकालेंगे या फिर ब्लैक निकालेंगे। पहली बार में 2 बार में व्हाइट निकल गए, इस बार निकालते हैं ब्लैक। अब व्हाइट और ब्लैक निकाले हैं, अब हमारे पास क्या आएगा, 2 व्हाइट 1 ब्लैक निकाले हैं, तो 2 व्हाइट एज इट इज रहेंगे। यहां पर हाँ, जो ब्लैक निकाले हैं उसके साथ एक ब्लैक और इसमें रख देंगे, 3 ब्लैक। 1 बॉल, एक बॉल निकालेंगे, मालूम चला वह व्हाइट निकला। अब क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे, एक व्हाइट इसमें बचेगा और 3 ब्लैक होंगे। अब हम इसमें से ब्लैक निकालेंगे। ठीक, केस 4, 2 व्हाइट 2 ब्लैक हैं, एक बॉल निकाले, ब्लैक निकला, क्या निकला, क्या करेंगे, 2 व्हाइट 3 ब्लैक, एक बॉल निकाले, ब्लैक निकला। अब क्या करेंगे, 2 व्हाइट 4 ब्लैक। अब इसमें से हम एक ब्लैक निकालेंगे। थर्ड केस में हमको हाँ, हर बार ब्लैक निकाले, ब्लैक निकाले, ब्लैक निकाले, ब्लैक निकाले। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 2 व्हाइट और 2 ब्लैक ही हैं। हम 4 तरीके से ही रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि पहली बार हम या तो व्हाइट निकालेंगे या फिर ब्लैक निकालेंगे, तो 2 केसेज होते हैं। दूसरी बार में या तो हम
व्हाइट निकालेंगे या ब्लैक निकालेंगे, या फिर व्हाइट निकालेंगे या फिर ब्लैक निकालेंगे, और थर्ड केस में एनी हाउ हमको ब्लैक ही निकालना है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, इन सारे केसेस का सम, इन सारे केसेस का सम होगा। देयरफॉर तो बताओ क्या होगा, एक व्हाइट चुनने का कितने व्हाइट हैं, नहीं, सेलेक्टिंग वन व्हाइट आउट ऑफ 4 बॉल्स, 2 व्हाइट में से एक व्हाइट चुनना और डिवाइडेड बाय 4 बॉल में से एक बॉल चुनना। इसके लिए एक व्हाइट बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल चुनना और डिवाइडेड बाय 4 बॉल में से एक बॉल चुनना। तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2c1 डिवाइडेड बाय 4c1, ठीक है, इनटू यहाँ पे एक व्हाइट बॉल चुनना, तो एक बॉल में से एक व्हाइट बॉल को, वही एक व्हाइट बॉल चुनना और डिवाइडेड बाय 3 बॉल में से एक बॉल चुनना, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। और थर्ड केस में क्या होगा, 2 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल चुनना, तो इंटू 1/2। ये हुआ पहला। फिर दूसरा, एक व्हाइट बॉल, ठीक है, 2 व्हाइट बॉल में से एक, ये 2/4 हुआ, इंटू यहाँ पे एक ब्लैक बॉल चुन रहे हैं, कितने में से, 2 में से, 2 ब्लैक बॉल है ना, 2 ब्लैक बॉल हैं, तो 2 में से एक ब्लैक बॉल चुनेंगे और डिवाइडेड बाय 3 बॉल में से एक बॉल चुनेंगे। अब यहाँ तो ब्लैक ही चुनना है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ओ सॉरी, ओके। अब तो हमको ये बचा, अब इसमें जो है 3 ब्लैक बॉल हैं, अरे तब तो 1 मिनट, यहाँ कितने, 2 ब्लैक बॉल है, 2 में से एक चुनना और डिवाइडेड बाय 2 में से एक चुनना, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, एक ही चुन रहे हैं ना, 2c1 डिवाइडेड बाय 2c1, 2 ब्लैक बॉल में से एक बॉल चुनना और 2 बॉल में से एक बॉल चुनना, ऊपर में भी 2c1 और नीचे में भी 2c1, क्योंकि 2 ही बॉल बचा है और दोनों ब्लैक है, तो एक बॉल कोई भी चुनो, क्या होगा, श्योर इवेंट हो गया ना ये, दिस इज द श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1। ये तो समझ गए 2/4, ये 2/3 है ना, क्योंकि 2 ब्लैक में से एक बॉल चुनेंगे, 2c1 डिवाइडेड बाय 3c1। अब यहाँ पे कितना है, एक ब्लैक चुन रहे हैं, 3 में से एक चुन रहे हैं, ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3/4 कितना हो जाएगा, 3c1 डिवाइडेड बाय 4c1। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 ब्लैक में से एक 2c1 डिवाइडेड बाय 4c1, तो 2 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ बचा एक बॉल चुनेंगे जो कि व्हाइट, इसमें से चुनेंगे, तो 2c1 डिवाइडेड बाय 5c1, तो ये हो जाएगा 2/5। और यहाँ 3c1, एक ब्लैक चुनना है, तो 3c1 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। और चौथा केस, 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक, तो 2c1 डिवाइडेड बाय 4c1, तो 2/4। उसके बाद यहाँ एक ब्लैक चुनना है, 3 डिवाइडेड बाय 5, ये 4 डिवाइडेड बाय 6। इसको कैलकुलेट करो, तो ये ऐसा प्रॉब्लम है
जिसमें जितनी थियोरी पढ़े हो सब भूल जाओ, एकदम कन्वेंशनल, मतलब क्या होते हैं, अपने ही मैनुअल तरीके से करो। सारा जो हमारा थियोरी है और जितना हमारा रिलेशन पढ़े हो सब भूल जाओ। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस क्वेश्चन में क्यों किए? बिल्कुल नया तरीका से क्यों अप्रोच लिए? क्योंकि सैंपल पॉइंट ही चेंज हो रहा है। सैंपल पॉइंट क्या आता पता नहीं, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। जब हमारा सैंपल स्पेस फिक्स नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उसमें प्रोबेबिलिटी को, देखो विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो एक बात समझ में आता है कि हाँ हम सक्सेसिवली क्या कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर रख रहे हैं, ठीक है। अगर विथ रिप्लेसमेंट हो तो हमको समझ में आता है कि सैंपल पॉइंट का इटरेशन हो रहा है, जितने भी सैंपल पॉइंट है दोबारा से मिलेंगे। यहां ऐसा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट तो एक केस में है, और विथ रिप्लेसमेंट विथ अनदर, इसीलिए थोड़ा सा हमको इसमें सावधानी बरतना चाहिए। चलो बनाओ इसको। द आंसर इज कितना बोले? 23/30। There are 3 urns. चलो ये सही बनाया है। हाँ ये टोकरी जैसा बनाया है, और मैं टोकरी जैसा नहीं बनाया। टोकरी ऐसा ही होता है, गोल गोल, और मतलब टोकरी, और टोकरी गोल गोल होता है। ये एकदम जल्दी जल्दी में बना रहा है, इसलिए जल्दी करो। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। इसको ट्राई करो। नहीं फिजिक्स नहीं होगा, तुम लोग बैठ के सेल्फ स्टडी करना 4 बजे तक। हमको रोकोगे? तुम लोग सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। मैं एक चीज बता देता हूँ, लर्निंग कहाँ होता है? लर्निंग होता है सेल्फ स्टडी। हमें समझता हूँ, देख रहे वहां पे सेल्फ स्टडी चल रहा है। 33% इफेक्टिव, 67% टॉकिंग, 33% लर्निंग। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द इवेंट
दिस इज द नॉट सो सर्किल। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब हुआ समव्हाट लाइक सर्किल। ठीक है, 3 अर्न है, अर्न 1, अर्न 2, अर्न 3। उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल। ये हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है, let E1, E2 and E3 be the event of selecting an urn from 3 given urn। E1, E2, E3 इवेंट है ना, जो 3 दिए हुए अर्न में से एक अर्न चुना जाए। उसके बाद वहां पे क्या कह रहा है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अर्न बीइंग चूजन। क्योंकि हमारा तीनों प्रोबेबिलिटी, तीनों के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है, P of E1 इक्वल टू P of E2 इक्वल टू P of E3। ठीक है, एंड E1, E2, E3 बीइंग एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इस बात से ही समझ में आ रहा है कि उन तीनों में से ही सिलेक्ट करना है, उन तीनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्हीं तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के रूप में आना है, तो ऐसे ही यहाँ भी तीनों अर्न में से ही एक अर्न को चुना जाना है। यदि यहाँ पे देख रहे हैं, तुमको हम देख रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कैसा है, इसको क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट है इसका, ADHD। आर यू सफरिंग फ्रॉम ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसा कुछ है तुम्हारे साथ? Therefore, P of E1 equal to P of E2 plus P of E3 equal to 1, या P of E1 equal to P of E2 equal to P of E3 equal to 1/3। तो ये निकल गया। ऑल्सो गिवन, और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन नहीं, लेट कोई दूसरा लेटर मान ले या ई मान लेते, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल। लेट ई बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल। अब लिखते हैं गिवन P of E by E1। पहले वाले अर्न से पहले वाले अर्न से व्हाइट बॉल कैसे सेलेक्ट करेंगे, हाउ डू वी सिलेक्ट अ व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट अर्न?
3 बाय कितने बॉल हैं? टोटल 5 बॉल हैं और वाइट कितने हैं? तो एक बॉल उसमें से सिलेक्ट करने का, एक वाइट बॉल सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2 बताओ। 2/5 और E बाय E3 बताओ। 4/5। ओके, therefore probability of E कितना होगा? P of E1 into E by E1, P of E2, P of E by E2, P of E by E3। चलो निकालो आंसर बताओ। अब हम बायस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। बायस थ्योरम, इसका आंसर कितना आया बताओ? 3/5। चलो अब जो है, रेड मार्कर कहाँ है? ओके, देखो बायस थ्योरम में क्या हो रहा है कि हमारे पास इवेंट्स जो हैं, मैं पहले तुमको सिंपल डायग्राम से बताता हूं। हमारे पास सैंपल स्पेस, इससे 2 इवेंट हो रहे हैं, ए और बी, ठीक है। ए से भी mn इवेंट हो रहा है और बी से भी mn इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां इस प्रकार से इवेंट में सक्सेशन में हो रहा है, 2 इवेंट हो रहे हैं सैंपल स्पेस से और दोनों इवेंट से, है ना, 2 इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, अब mn इवेंट क्या हो गया? फ्रंट इवेंट हो गया, प्रायर इवेंट हो गया, ठीक है। जो इवेंट हमारा सबसे लास्ट में हो रहा है, जो हमको ऑब्जर्वेशन में है, हमको इन इवेंट को कंडीशन में रखना है। जो फ्रंट में है उसको कंडीशन में रखते हुए एक स्टेप पीछे जब जाएंगे तो हमारा जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को जानना है,
ठीक है, जो इवेंट हो रहे हैं ये सब क्या है, हाँ ये सब प्रायर इवेंट है। हमेशा ध्यान दो, यहाँ जो है ना कंडीशन हम इस प्रकार से रखेंगे कि जब ये इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से हमारा 2 इवेंट ए और बी हो रहा है, उसके बाद सक्सेशन में एम और एन इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पहले जो इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी जानेंगे, जैसे कि ए या बी में से कोई एक जानेंगे जो कि एम और एन के कंडीशन में हो रहा हो। अब समझ गए इसको हम पोस्टीरियर क्यों कह रहे हैं, पोस्टीरियर या इनवर्स, इनवर्स थ्योरम क्यों कह रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी टीपीटी का यह उल्टा है। टीपीटी का कैसे उल्टा है, तो टीपीटी में हम लोग किस पे फोकस करते थे, टीपीटी में हमारा अंतर किस चीज पे था, टीपीटी जैसे कि बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, है ना, तो हमारा फोकस था प्रायर इवेंट पे, हम इसके बारे में जानना चाहते थे। अब हम किस पे जानना चाह रहे हैं, अब हम मान लो कि इस इवेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, अब हम इस इवेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, विथ दिस कंडीशन। और यहां भी ये जरूरी नहीं कि एक ही इवेंट हो सकता है अधिक इवेंट हो। तो हमारा जब फ्रंट में एक इवेंट नहीं हो रहा हो, एक से अधिक इवेंट हो रहा हो, और रियर में भी जो पहले भी एक से अधिक इवेंट हो रहा हो, वैसे केस में बायस थ्योरम इसलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा जो इवेंट एक स्टेप पहले हुआ है वो फ्रंट से कैसे रिलेटेड है, वो फ्रंट के कंडीशन में कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ए जब अकर हुआ है तो वो एम की कंडीशन में कैसे होगा, ऐसा कब होता है, ध्यान दो, जैसे हम लोग फ्रंट में कोई इवेंट देख रहे हैं, है ना, वही रिजल्ट चाहने के लिए हम पिछले इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे निकालेंगे, उस इवेंट को मान लो कि वो हमारा रिक्वायर्ड इवेंट है, उसको हम कंडीशन के रूप में रख लेंगे, जो हम चाहते हैं, दैट इज व्हाट वी वांट, वो हमारा कंडीशन बन जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम जो इवेंट है वो लाने का प्रयास क्या करेंगे, हमारा जो वांटेड कंडीशन है उस वांटेड कंडीशन में एक पार्टिकुलर इवेंट को, है ना, अकर होने का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल पाएंगे। कंडीशन भी वांटेड है जो कि फ्रंट में हो रहा है और उससे रियर में भी हमारा इवेंट हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है से बहुत सारी कंपनी बना रही है, मान लो मोबाइल फोन है, बहुत सारी कंपनी बना रही है। अब उस मोबाइल फोन में एक नया फीचर आ रहा है, मान लो हम वो फीचर चाह रहे हैं, ठीक है, उस फीचर को कंडीशन में लाते, मान लो कि सैमसंग का फोन का कितना प्राइस होगा या सैमसंग के फोन का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, उस फीचर को लेते हुए अनुमान बता रहे हैं इस तरह से। तो जो हम सबसे लास्ट में देख रहे हैं वह कंडीशन बन जाता है। एक स्टेप पीछे जा रहे हैं हम यह चेक करने के लिए कि उस इवेंट को अकर होने के लिए हम क्या प्रोबेबिलिटी रखेंगे ताकि हमारा जो इवेंट फ्रंट में हो रहा है वो कंडीशन बन जाए। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ, इसको कहते हैं बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम में एक खास बात क्या होता है, इन्वर्स टीपीटी से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि फ्रंट में एक ही इवेंट पे हम नहीं फोकस करते हैं, फ्रंट में हमारा मल्टीपल इवेंट हो रहा होता है, ठीक है। और मल्टीपल इवेंट में वो कोई एक इवेंट को हम कंडीशन बना लेते हैं, उससे एक स्टेप पीछे जाते हैं, कोई उसमें से इवेंट सेलेक्ट करते हैं और उसको हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं, और तब बताते हैं कि हाँ अब हमको बताइए कि इस इवेंट को होने में इस कंडीशन के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब थियरी लिखो, ये इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद थियरी लिखो।
इसको अगर वेन डायग्राम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? If EB थोड़ा सा क्या करेंगे, जो सर्कल को दिखाएंगे एन इवेंट्स के लिए, और जो इवेंट होगा ई वो पोस्टोरियर के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगा।
और के क्या है? कोई भी इवेंट है। यहाँ पे ई भी हो सकता है ना? ई को हम किसी और शेप में भी दिखा सकते हैं, मे बी जैसे कि सर्कल के रूप में दिखा दें। इस प्रकार से भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, बट दैट इवेंट विल एक्ट एज ए कंडीशन। चलो इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल समझेंगे ना और बेहतर तरीका समझ पाएंगे। ए बैग ए, सुमित सर कब तक क्लास लेते अगर लेते तो? दो बजे तक करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। बैग ए कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स एंड बैग। थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर आना, क्या दिक्कत है, कंटिन्यू कर लेंगे जितना देर, आधा घंटा, ज्यादा नहीं, उसके बाद उसके आधा घंटा या 45 मिनट। या तो लगातार पढ़ लो या फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लगातार ही पढ़ो। फोर व्हाइट, मैं यहाँ पे देख रहे हो 2 बनाया हूं, क्योंकि ये कोई सा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरलैप क्या हो रहा है, एन इवेंट्स का, एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का फर्दर, है ना, कि कोई एन नंबर ऑफ इवेंट्स के साथ हमारा मर्ज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो पार्टिकुलर इवेंट को, मान लो हम इसको सिलेक्ट करें या इसको सिलेक्ट करें, उस हिसाब से हम देखेंगे। जैसे यहाँ देखो 2 बैग हैं, दोनों बैग में व्हाइट एंड रेड बॉल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों बैग को जो सिलेक्ट करेंगे, सो बताओ वो कितनी प्रोबेबिलिटी से सिलेक्ट करेंगे, बताओ। दिया नहीं है पर तुम खुद समझ सकते हो, 2 बैग हैं, दोनों बैग में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, 1/2, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ 1 बैग फ्रॉम 2 गिवन बैग इज अ exhaustive event, ठीक है, and mutually exclusive also, because if you are selecting first bag then we are not selecting second bag, if you are selecting second bag then we are avoiding the first bag.
तो selection of bag is a mutually exclusive and exhaustive event with the probability of 1.5 each, which is not given in the question, but you can understand why we are getting 0.5 or 1/2. Okay. अब जो है उसमें से क्या करना है, अब हमें एक इवेंट जो फ्रंट में हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल. सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल ये फ्रंट में हो रहा है. तो यहां पे टीपीटी में क्या था कि हमको सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल को इवेंट मान लेते थे, उसका कैलकुलेशन करते थे. ठीक है. अब यहां एक स्टेप पीछे जा रहे हैं. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी. तो ये फ्रंट में जो हो रहा है काम, उससे एक स्टेप पीछे जाके निकाल रहे हैं. तो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हुआ, ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी हुआ, ये बायस थ्योरम से निकलेगा. समझे? इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि हमें जो फ्रंट में दे रहा प्रोबेबिलिटी वो इवेंट अकर हुआ है, बट हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको कंडीशन बनाते हुए, क्या जो हमको इससे पहले जो सिलेक्शन कर सकते थे उसमें से किसी एक को जानने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा. ठीक है. तो इस प्रकार से इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सिलेक्शन ऑफ selecting a bag from two given bag is mutually exclusive and exhaustive event. Therefore, P of A equal to P of B equal to 1/2. पहला चीज ये, क्योंकि वो दिया नहीं क्वेश्चन में, उससे हम पहले डील कर लेंगे. ठीक है. उससे हम पहले डील कर लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. लेट W and R be the event of, ठीक है, लेट W, हमको सेलेक्ट क्या करना है, रेड करना है ना. R ही लिखो, W क्यों लिखेंगे तब. लेट R be the event of selecting a red ball from a given bag. तो बताओ R/A क्या होगा, थ्री बाय, मान लो पहला बैग चुने, उससे रेड बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी 3 रेड बॉल हैं, टोटल 5 बॉल हैं, ये होगा 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B, R गिवन B 5/9. ठीक है. अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बट कैसा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमको रेड मिला हुआ है, तो रेड इज द कंडीशन नाउ, रेड इज द, हाँ, तो रेड इज द कंडीशन नाउ. तो हमको पूछ रहा है रेड इज द कंडीशन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, ये पूछ रहा है. बी गिवन आर, बी गिवन आर, बी गिवन आर. So, from Bayes theorem,
बताओ, B गिवन R बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R गिवन B divided by probability of A into probability of R given A plus probability of B into probability of R given B। ये बताता है बायस थ्योरम से कि अगर जो हमारा फ्रंट में एक इवेंट हो रहा है उससे एक स्टेप पहले जाके हम अगर निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी तो ऐसे निकालेंगे। चलो फाइंड करो। बताओ, कोई स्टेप में समझ में नहीं आया इसमें? सुधांशु, सुधांशु समझ गए? आज फिर सनी और ईशान नहीं आया। वो लोग सच में ध्यान नहीं देना चाहता है पढ़ने पर। जिम जाता है ईशान? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे तो इसका आंसर कितना है? 20 52। ठीक है, नोट करो नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिक्टेट कर रहा हूं, नोट करो। एग्जांपल नंबर 40। A factory has 3 machines. A factory has 3 machines. कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z एंड कैपिटल Z। ठीक है, प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 and 3000 bolts per day. Bolts per day respectively. Full stop. The machine X produces 1% defective bolts. 1% defective bolts, Y produces 1.5% defective bolts. 1.5% defective bolts. And Z produces 2% defective bolts. Full stop. At the end of the day, a bolt is drawn at random and it is found to be defective. Full stop. What is the probability? What is the probability that this defective bolt has been produced by the machine X? Has been produced by the machine X.
कितना? 1/10। सही है, बहुत आसान है क्वेश्चन। वन बाय 10 is the answer, 0.1 is the answer. Now, तो क्या 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 से स्टार्ट करें, क्या बोले, क्या लिखे यहाँ? डायरेक्ट फॉर्मूला? लैंग्वेज बताओ, लैंग्वेज क्या, कैसे लिखे, क्या स्टार्ट करें? लेट x y z be the events, let x comma y and z be the events of producing bolts। ठीक है, एक्स वाई जेड को इवेंट मान लेंगे जो कि बोल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 2000 1 डिवाइडेड बाय 6। पी ऑफ वाई कितना निकलेगा? 2/6 यानी कि 1/3। पी ऑफ जेड 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, लेट ई बी द इवेंट, let E be the event of producing defective bolts। ठीक है, अब देखो डिफेक्टिव बोल्ट ए के द्वारा जो, सॉरी एक्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1%, 1% यानी कि 0. कितना होगा? 1%, 1.5% यानी कि 0.015। and probability of E divided by Z equal to 2%, 0.02। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी हमको पूछ रहा है कि एक डिफेक्टिव बोल्ट मिला है, बताना है कि वो किससे है? एक्स। एक डिफेक्टिव बोल्ट मिला है, बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी है ना, वो प्रोबेबिलिटी बताना है कि एक्स से लिया गया है। ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ, ई डिवाइडेड, ई गिवन एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू probability of E given Y plus probability of Z into probability of E given Z। तो क्या लिखेंगे ऊपर?
P of x 1/6 into 0.01, ठीक है, उसको हम 1/100 लिख देते हैं। 1/6 into 1/100, 1/6 into 1/100 plus 1/3 into 15/1000 plus 1/2 into 2/100। ये होगा 1/600 डिवाइडेड बाय 600, 3000 और 200, ये सब का एलसीएम। अच्छा रुको, ये कुछ कटेगा भी ना, ये 5, ये हुआ 200, 2 से 2 गया, तो 600 होगा एलसीएम। ये होगा 1 + 3 + 6, ऐसा ही है। तो क्या मिलेगा, 1/600 into 600 divided by 10 equal to 0. मैथ की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, है ना? वेरी गुड। वाह, What a fortunate thing for you। बताओ। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है बायस थ्योरम में और भी प्रॉब्लम सब करेंगे, और उसके बाद देखो बायस थ्योरम क्या है ना, तुमको थोड़ा सा कभी कभी लैंग्वेज से कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान देना, एक कंफ्यूजन का तरीका है श्योर इवेंट का, एक कंफ्यूजन का तरीका है इम्पॉसिबल इवेंट का। तुमको क्वेश्चन में जनरली श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट लिख के नहीं देगा, तुमको पकड़ना पड़ेगा कौन सा श्योर इवेंट है, कौन सा इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ईशान बताएगा। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, सनी बताएगा। हाँ हाँ, श्योर का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, इम्पॉसिबल का इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। श्योर का कितना होता है, हाँ गुड। इम्पॉसिबल का 0, इम्पॉसिबल का 0। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, इम्पॉसिबल इवेंट से लेके श्योर इवेंट के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। तो हम जो है अब आगे बायस थ्योरम के कुछ और भी प्रॉब्लम देखेंगे, आज 2 देखे हैं, है ना, लगभग है। सो हमारे पास मैं कितना क्वेश्चन और लाया था, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन था। ये 7 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।